हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 6। तो सेक्शन 11 में हम रेस जुडिकाटा देखते हैं, प्रांग न्याय, पूर्व न्याय। और एक्सप्लेनेशन 6 को बताने में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है आप लोगों से, और जो भी वीडियो को लगातार देखते होंगे वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के बाद में दूसरी एक्सप्लेनेशन डाली ही नहीं, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके लिए मैंने काफ़ी लंबा समय ले लिया, लेकिन वीडियो मैं कुछ ना कुछ डाल ही रही थी अपने चैनल पे। तो उसके लिए मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं ये बार बार सोच रही थी कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन 6 में कौन से एग्जाम्पल से समझाऊँ, ऐसा कौन सा मैं पॉइंट लूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। क्योंकि बिना एग्जाम्पल के, बिना किसी स्टोरी के आपको ये समझने में नहीं आएगा और दिक्कत भी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें रेस जुडिकाटा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो जब रेस जुडिकाटा ही समझ में नहीं आता है तो फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में नहीं आएगी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, तो आज वाली एक्सप्लेनेशन ये लोग जो भी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया है वो थोड़ा सा ये सुन के उस एग्ज़ाम्पल से, उस स्टोरी से उसको समझ लेंगे। तो उसके लिए जो मैंने आइडिया लिया वो, मैं जब MCQ मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, मुझे वहाँ पर एक केस मिला था। तो उसी केस को, वो एज़ इट इज़ वो केस तो मैं आपके सामने नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसी केस को ही मैं स्टोरी बना के यूज़ कर रही हूँ। उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता, मतलब मैंने आइडिया वहीं से लिया है, लेकिन वो ये केस है नहीं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है वो क्या बोलता है। वो बोलता है व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, पीपल क्लेमिंग अंडर डेरिवेटिव राइट्स। पहले हम बेयर एक्ट की लाइन देख लेते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन 6 है, स्पष्टीकरण 6 है, वो बेयर एक्ट क्या कहती है। उसके बाद हम चलेंगे उस स्टोरी में जिसे हमें इससे समझना है। ये देखिए, ये बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावना पूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजन के लिए ये समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं नहीं देख रही हूँ, वो आप खुद से देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ये समझाती हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति लोक अधिकार के अधीन या प्राइवेट अधिकार के अधीन सद्भावना पूर्वक मुकदमा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है जो किसी प्राइवेट या पब्लिक राइट को लेकर के केस कर देते हैं पहले, और हो सकता है कि उसमें कई व्यक्ति ना हो करके एक ही व्यक्ति हो, जो हम रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो बात करते हैं, जहाँ पर एक ही आदमी कई व्यक्तियों की तरफ से केस को लड़ रहा होता है। अभी हम रिप्रेजेंटेटिव सूट में पहुँचे नहीं हैं, हमने उससे, मैंने अभी तक आप शायद डाला नहीं है वीडियो उसके लिए। तो मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ लोगों के तरफ से एक आदमी या कई लोगों की तरफ से दो आदमी उनके प्राइवेट राइट के लिए या पब्लिक राइट के लिए मुकदमा कर देते हैं, और यहाँ पर जो मुकदमा हो रहा है वो गुड फेथ में ही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एक आदमी उन सारे लोगों की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हें, तो वो सारे लोग ही उसमें शामिल हो गए। अब सारे के सारे जिन लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो आदमी बना हुआ है, वो जिन लोगों की तरफ से बना हुआ, अगर वो लोग हर मुकदमे में हर डेट पर आ नहीं भी रहे हैं, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं भी हो रहे हैं, तब भी वो मुकदमा वैसे ही चल रहा है कि जैसे वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके राइट के तरफ से ही तो वो दूसरा जो आदमी है, जो एक आदमी है, वो लड़ रहा है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 5 लोगों को अगर एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उसके तरफ से केस लड़ रहा है और बाद में वो मुकदमा सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया कोर्ट से, अब वही 5 में से कोई एक आदमी बाद में उठ के केस करता और ये कहता है कि जब पहला मुकदमा हुआ था इस पब्लिक या प्राइवेट राइट के लिए, तो फिर मैं उसमें शामिल नहीं था, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया था, तो अब मुझे पार्टी बनाया जाना चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट जो लड़ा गया था उसमें मेरा नाम नहीं था। तो आपको नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आपको आपके पब्लिक या फिर प्राइवेट राइट के लिए आपको कोई ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है। तो थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। चलिए अब उस स्टोरी को मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये आज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक मॉस्क है, मस्जिद है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मस्जिद है, वो सबको पता चल रहा है कि ये मस्जिद है। और इस मस्जिद पर क्लेम हो रहा है, और क्लेम कौन कर रहा है? इस पे क्लेम कर रहे हैं पीपल ऑफ द नेबरहुड, यानी एक मोहल्ले में एक मस्जिद है और उस पर क्लेम कर रहे हैं उस मोहल्ले के लोग कि ये मस्जिद जो है यहाँ से तोड़ी नहीं जानी चाहिए, ये मस्जिद यहीं रहेगी। और इस मस्जिद का जो मालिक है, मतलब जिसकी ज़मीन पर ये मस्जिद है, अब वो इसे तोड़ करके एक शॉपिंग मॉल या फिर कोई शॉप या कुछ भी मतलब करना चाहता है, वो इसे बेचना चाहता है। तो अब वो इस मस्जिद को हटा के यहाँ से, क्योंकि ये उसकी ज़मीन पर है, तो एक आदमी जिसकी ये मस्जिद है वो अपनी ज़मीन को, मतलब इस मस्जिद को हटा के, इसको तोड़ करके यहाँ पर एक मॉल खोलना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो मोहल्ले के लोग हैं, पीपल ऑफ द नेबरहुड हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके धार्मिक अधिकार उनसे जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी सालों से इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, आना जाना है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है ये चल रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए जैसा मुझसे बना वैसा मैंने बना दिया। प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि मैंने ख़राब बना दिया है या मजाक उड़ाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल यूज़ किया है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा। तो यहाँ पर कुछ मोहल्ले के लोग इस मस्जिद पे क्लेम कर रहे हैं, और मस्जिद जिस आदमी की ज़मीन पर बनी हुई है वो इसे तोड़ करके मॉल वॉल बनाना चाहता है। तो अब यहाँ पर ये क्लेम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग थे उनकी तरफ से कोई एक आदमी जो है सूट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसमें एक ए नाम का आदमी है जो इन सब मोहल्ले वालों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन गया है, और इसके लिए क्लेम को जो है करता है कोर्ट में कि ये मस्जिद जो है हम मोहल्ले वालों की है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इसमें पूजा करते आ रहे हैं, नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो हमें ये मस्जिद यहीं रहने दी जाए। और ये जो है यहाँ के लोगों का जो कहते हैं ये पब्लिक राइट है इनका कि ये मस्जिद यहीं रहे और ये हमेशा इसमें ही नमाज अदा करें। तो ये ए नाम का जो आदमी है जो मोहल्ले के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो केस लड़ता है। अब ये जो मोहल्ले वाले सारे हैं, पीपल ऑफ द नेबरहुड जहाँ पे मैंने लिखा है, ये मोहल्ले वाले सब लोग नहीं जा रहे हैं कोर्ट में केस करने के लिए, वो अपने तरफ से ए नाम के आदमी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं। किस लिए? कि ये मस्जिद तोड़ी ना जाए, इस पर कुछ नहीं बनना चाहिए, ये इस मोहल्ले में ही रहनी चाहिए। तो इस पर हो गया क्लेम। अब यहाँ से ये सूट मान लेते हैं कोर्ट से ये डिसाइड हो गया, डिसाइडेड हो चुका, क्या हो चुका, मान लेते हैं कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया इसमें कि ये जो है मस्जिद जहाँ पर बनी हुई है ये वहीं पर ही जो है नहीं रह सकती, क्योंकि ये जिस आदमी की ज़मीन है उसको बहुत ज़रूरत है, उसको वो बहुत नीडी है, तो वो अपनी ज़मीन बेच करके इस ज़मीन को बेच करके अपने जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करना चाहता है, और ये उसकी ज़मीन है, उसके नाम से है, तो वो ऐसा कर सकता है। कोर्ट ने उस आदमी को परमिशन दे दी कि ये मस्जिद यहाँ से हट जाए और वो अपनी ज़मीन का जैसे इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसके बदले में कोर्ट ने इन सब को ये रिलीफ भी दे दिया, क्योंकि कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं करता है कि एक आदमी के पक्ष में फ़ैसला दिया और दूसरा आदमी तरस रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है न्यायालय की तरफ से। हमेशा इक्विटी पर कोर्ट चलता है। तो दूसरों के लिए, दूसरे जो नेबरहुड थे, मतलब जो लोग मोहल्ले के लोग थे, उन्हें ये डिसीजन कोर्ट ने दिया कि इसके लिए आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा, या आप चाहें तो उस कंपनसेशन को ले करके कहीं और ज़मीन खरीद करके आप उस पर मस्जिद बना सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये जिस आदमी की ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर ये मस्जिद नहीं रह सकती, क्योंकि इस समय उस आदमी को पैसे की सख्त ज़रूरत है और उसे ये ज़मीन बेचनी पड़ेगी हर हाल में, और ये उसके नाम से है। इसके बदले में आप कंपनसेशन ले लीजिए, और कंपनसेशन या फिर उससे ज़मीन खरीद के आप कहीं और मस्जिद बना लीजिए, या जैसा उन लोगों को ठीक लगे। तो ये सूट वहाँ पर डिसाइड हो गया। याद रखिएगा कि ए नाम का आदमी इन सब की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट में लड़ रहा था उस समय जब ये क्लेम हुआ था।
अब जब ये सूट डिसाइड हो गया, उसके उसके बाद क्या होता है, देखिए उसी मोहल्ले का एक लड़का या एक आदमी कह लें जिसका नाम अहमद है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं किसी का पर्सनल नाम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। हो सकता है काफ़ी लोगों का नाम अहमद होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे। तो मैंने कोई पर्सनल किसी पर कोई वो नहीं किया है, कोई मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैंने ऐसे ही जस्ट कैजुअली यहाँ पर जो बनाई है तस्वीर, उसका नाम यहाँ पे दे दिया है। और ये मत सोचिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। तो यहाँ पर इसी मोहल्ले का एक लड़का जिसका नाम अहमद है, वो बाद में फिर से अगेन जो है इसी सूट को उठाता है और फाइल कर देता है दोबारा से सूट, ये कहकर कि जब वो मुकदमा दायर हुआ था उसमें इस लड़के को, इस व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया गया था। मतलब कि अहमद जो है प्रायर सूट में केस की पार्टी नहीं था, इसीलिए अब वो दोबारा क्लेम कर रहा है कि इस सूट को उठाया जाए और ये जो मस्जिद है वो इसी मोहल्ले में रहनी चाहिए जिस मोहल्ले में ये लड़का रहता है। इस मस्जिद को यहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये व्यक्ति यानी ये लड़का अहमद जिसका नाम है, वो अगर अगेन क्लेम करता है यानी इस सूट को वापस उठाता है, तो कोर्ट उसको डिनाई कर देती है। क्या कह के, अब यहाँ पर बात आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 6, यहीं पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। वो देखिए कि व्युत्पन्न अधिकार के अधीन जो दावा करने वाले व्यक्ति हैं, तो एक ही लोग जो कई साथ मिलकर के पब्लिक और प्राइवेट राइट के लिए लड़ रहे हैं, और अगर वो केस की पार्टी उस समय नहीं भी बने हैं और उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी लड़ रहा है सूट में, तो जहाँ पर जब वो लड़ ही लिया इन सब के बिहाफ में, तो फिर कोई भी व्यक्ति अलग से सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको लागू हो जाता है प्रांग न्याय के नियम, रेस जुडिकाटा। अब यहाँ पर कोर्ट अहमद को समझाती है कि आप यहाँ पर सूट यानी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रायर सूट दायर हुआ था तो उसमें आप भी केस की पार्टी थे। आपका नाम भले मेंशन नहीं था, लेकिन आपके तरफ से जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था, आप उसके जो आपके बिहाफ में केस लड़ रहा था, तो आप भी कहीं ना कहीं उस केस की पार्टी थे। तो जो सूट डिसाइड हुआ वो उस मोहल्ले के हर एक व्यक्ति के लिए डिसाइड हुआ, तो उसमें आप भी आ जाते हैं। तो आपको दोबारा से मुकदमा करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनली अहमद समझ गया कि यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन क्या है, और उसको समझना पड़ा, और बात यहाँ पर अब ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो भी पीपल क्लेम करते हैं डेरिवेटिव राइट्स के अंडर, तो उसमें सारे के सारे शामिल हो जाते हैं, और उनके तरफ से जो भी केस लड़ रहा होता है वो उनको कहीं ना कहीं शामिल करके ही लड़ रहा होता है, क्योंकि वो उन्हीं के प्राइवेट या फिर पब्लिक राइट के लिए लड़ रहा होता है। तो इस मस्जिद के जो मोहल्ले के, जहाँ पर ये मस्जिद थी, वहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे, उनके तरफ से जो ये ए नाम का रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब केस डिसाइड हो गया, उसने केस को लड़ लिया, तो वापस से किसी भी व्यक्ति को इसी बात को दोबारा से उठाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ये बोल करके कि मैं जो है केस की पार्टी नहीं था, तो मुझे दोबारा से मुकदमा करने की इजाज़त दी जाए और मुझे केस की पार्टी बनाया जाए, क्योंकि मैं पार्टी नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने ये केस के कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने एक केस देखा था, और वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल भी देखा था, तो वहीं से मैंने ये आइडिया लिया कि मुझे ऐसे आपको समझाना चाहिए। वहाँ पर मस्जिद पर ही केस था, तो मुझे ये अच्छा भी लगा और इसको मैंने यूज़ किया। मैंने ये किसी को टारगेट करके किसी भी धर्म को नहीं यूज़ किया है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन 6 है इस एग्ज़ाम्पल से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बार बार या जब भी आप चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोबारा से मैं इस पर कोशिश करूँगी कोई और एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाने की, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो करने की आप कोशिश करें, और
पढ़ते रहिए मन लगाकर, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।